जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम रखने जा रहा है। इस साल के अंत तक भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। और साथ ही प्राइवेट कंपनीज को मिसाइल एम्युनिशन प्रोडक्शन में एंट्री मिल चुकी है। तो बड़े अपडेट के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से शामिल है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, ध्वनि के साथ साथ जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। ये चाइना और रशिया की मोनोपोली तोड़ेगा क्या? देखिए, चाइना और रशिया की नहीं, इवन अमेरिका की मोनोपोली तोड़ेगा। भारत हम्म, एक तरह से ये होम ग्रोन एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग लगातार करता जा रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक। और ये ध्वनि जो रहने वाली है, इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। उसका डिलीवरी सिस्टम्स कैसा रहेगा कि वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम डिलीवर कर पाएंगे, और ऐसी भी मिसाइल्स होगी जो सी बेस भी हम कर पाएंगे। और उसके बाद हम उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा भी बना पाएंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्क 5 है, सिर्फ मार्क 5 नहीं रहेगी, एटलीस्ट मार्क 8, 9 या 11 तक होने वाली है। मेरा ये मानना है कि भारत इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो करने वाला है, इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से डेडली होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जल्दी होता है तो हम इसका वापस इसको नूर खान बेस के ऊपर हम इसको वापस यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि टेस्टिंग हुई है, तो टेस्टिंग के बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आर्मी एयरफोर्स सब इसका ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी है, इसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, और इसका मिनिएचराइजेशन भी होगा, ताकि मतलब इसको कम प्रॉब्लम्स के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। सवाल है वो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मिसाइल और एम्यूशन प्रोडक्शन में लाना, ये किस तरह का कदम रहेगा? देखिए, भारत के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। और भारत अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 4 दिन के लिए हुआ था। बाई चांस सोच लीजिए, अगर हमें टू फ्रंट वॉर करना पड़े, पाकिस्तान और चाइना साथ में हम पे अटैक कर दे, तो हमारे पास एम्यूनिशंस नहीं रहेंगे। जो भारत की कंपनीज है, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब प्राइवेट वालों को अगर हम ये परमिशन दे देते हैं, देन यू विल सी देश के अंदर एक प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। अभी मिसाइल सिर्फ भारतीय डायनामिक्स बनाता है। अभी सोच लीजिए, बाकी कंपनी जैसे देश के अंदर है अदानी एरोस्पेस, फिर बाद में रिलायंस की एक डिफेंस कंपनी है, और फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, महिंद्रा है। इनके अंदर भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये देश के अंदर एम्यूनिशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 105 mm, 130 mm, 150 mm के आर्टिलरी शेल्स बना सकते हैं, पिनाका मिसाइल्स बना सकते हैं। जो 1000 किलो के पाउंड बॉम्ब होते हैं वो भी बना पाएंगे, मोटर बॉम्ब्स बना पाएंगे, हैंड ग्रेनेड्स बना पाएंगे। देखिए, युद्ध के टाइम पे आपको सप्लाई जरूरी है, उस समय आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। और जरूरत से ज्यादा अगर वॉर छिड़ जाता है, और लाइकलीहुड है कि नेक्स्ट वॉर जो होगा तो शॉर्ट वॉर नहीं होने वाला है, इसके लिए भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया है। इससे क्या होगा, वो लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, देश के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, पहले भारत की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, फिर वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। इससे देश के अंदर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, सब चीज एक तरह से क्रिएट होता जाएगा। सेकेंड बात यह है कि हमारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो R&D पे खर्चा करेगी, तो देश के अंदर उनके कॉस्ट कम करेंगे, तो देश के अंदर हमारा जो एक्सेस जो टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन होगा।
अकबर जी, आज की डेट में अगर हमने प्राइवेट वालों को अगर नहीं बुलाया, तो देश हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी इस चैलेंजेस को मीट नहीं कर सकती। इवन अभी आप देखिए कि एमका के डेवलपमेंट में भी कम से कम 7 फर्म्स ने एक तरह से बिड किया है। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बिड किया है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लार्सन एंड टूबो ने किया है। अदानी डिफेंस ने किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने भी किया है। और हमारी जो प्राइवेट प्लेयर्स है, दे हैव शोन दैट उनके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी है कि वो डिफेंस सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर कर सके। मोरक्को के अंदर टाटा ने अपनी फर्स्ट ओवरसीज प्लांट भी लगाया है, और वहां पे वो एक तरह से मोटर व्हीकल्स बनाने वाले हैं। और ये भी देखिए, जो कल्याणी ग्रुप है वो आर्टिलरी गन्स बनाती है, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया आर्टिलरी गन्स है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनीज है वो बाहर की कंपनीज के साथ टाई अप करेगी, और उसके कारण वहां से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा। और भारत गियर अप हो रहा है फॉर फ्यूचर वॉरफेयर ऑल्सो। और उसके बाद अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं, तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसमें क्या होता था, पहले प्राइवेट कंपनीज हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी, जैसे मुनिशन इंडिया बोर्ड है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, एनओसी लेना पड़ता था। अब वो एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, बट उनको सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे। जो क्वालिटी चेक्स है, जो जितने भी कंट्रोल्स है, उसको पास ऑन करना पड़ेगा। क्वालिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो उन्हीं कंपनीज को दिया जाएगा जिनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिनका बहुत बड़ा लेवरेज है। दूसरी प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स उनका रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, और मेक इन रिलायंस आत्मनिर्भरता के अंदर, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है। जी बिल्कुल। उमेश जी, हम दुर्गा 2 लेज़र वेपन के का भी अपडेट देख रहे हैं। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो ये लग रहा है ये ड्रीम फ्यूचरिस्टिक है या ग्राउंड रियलिटी? आप हम इसको समझें। देखिए, हमने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पे पहले भी शो किया है। उस समय जब हमने शो किया था, हमने 30 किलोवाट्स का बात की थी। अब ये जो दुर्गा है 300 किलोवाट्स की बात कर रही है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में 30 किलोवाट्स का यूज किया था। और ये जो दुर्गा रहेगा ये 300 किलोवाट्स का रहता है। सबसे बड़ा लेजर वेपन्स का एक फायदा क्या होता है कि इसकी इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। देखिए, एक एक मिसाइल्स का दाम जो होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। जबकि लेजर वेपन्स के अंदर आपको सिर्फ एनर्जी को चैनलाइज करके एक जगह डायरेक्ट करना पड़ता है, बीम के जैसे छोड़ना पड़ता है। उसकी कॉस्टिंग कुछ हजार रुपए भी नहीं लगते। आप समझ लीजिए, एक बार फायर किया होगा तो 800-900 रुपया लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली वायबल है। और सेकेंड, इसको मोबिलिटी भी कर दिया है, मतलब ट्रक पे आप लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक तरह से फ्यूचर वॉरफेयर में भारत के लिए बहुत ही एक वरदान जैसा साबित होगा। और ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जिसमें अगर हमारी कोई मिसाइल, कोई टारगेट जो इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। और इसके अंदर जो इसका जो टारगेट है वो रिवॉल्विंग टारगेट रहेगा। वो मतलब वो 360 डिग्री डायमेंशन में कहीं भी देख पाएगा, और इमीडिएटली आने वाले जितने भी प्रोजेक्टाइल्स हो, या ड्रोन्स हो, या हेलीकॉप्टर्स हो, या फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबको ये एक तरह से ध्वस्त कर सकता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी, बिल्कुल उमेश जी, आपने सही कहा। लेकिन उमेश जी, अगर हाइपरसोनिक और लेज़र वेपन्स दोनों की बात करते हैं, इस रेस में भारत को आप कहाँ पाते हैं? कितने आगे, कितने पीछे? यूएस, चाइना का अगर उसके साथ कंपैरिज़न किया जाए तो? देखिए, भारत अभी एज गुड एज चाइना, एज गुड एज अमेरिका, एज गुड एज रशिया, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के अंदर। अभी तो हमने काली के बारे में बात ही नहीं की है। वो एक अलग ही एक स्टोरी है। उसका तो एक पब्लिक के अंदर उसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बताया जाता है कि वो जो है हमारे एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में आप वो लेजर वेपन ले जाके उसको वहां से भी यूज कर सकते हैं। तो भारत सरकार बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अभी एक तरह से आप ये देखेंगे कि कॉस्ट भी कम होंगे ना। आप मिसाइल्स यूज करते हो तो आपके कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। एक-एक मिसाइल का दाम लाखों करोड़ों रुपए की रहती है। जबकि ये जो सिस्टम्स होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स,
ये सिर्फ आपको वन टाइम कॉस्ट रहता है। बाद में तो इसके अंदर लेजर बीम से मतलब बिजली के द्वारा लेजर बीम्स उत्पन्न होता है, जो इसका जो कॉस्ट होता है जो बीम्स का, बहुत ही नेग्लिजिबल है। जी बिल्कुल, लेकिन उमेश जी कई सारी चीज़ें चल रही हैं और जितनी तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि कई कई सारे एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हम अगर पूरे इस फ़ील्ड की बात करें, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि भारत वाक़ई में आत्मनिर्भर बन रहा है? क्योंकि अभी तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सिर्फ़ असेंबली लाइन और इस सब पे ही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और भारत की डीआरडीओ अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ एक तरह से कोलैबोरेशन भी करेगी। भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है डीआरडीओ को, अगर कोई कंपनी भारत के अंदर ये एम्यूनेशन बनाना चाहती है, तो आप इनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करिए। जॉइंट प्रोडक्शन, पब्लिक और प्राइवेट हुँ, पार्टनरशिप होता है, तो उसको भी हुँ, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि देश के अंदर एडिशनल कैपेसिटीज बने और देश के अंदर ही वेपन्स बने, ताकि युद्ध के समय हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में देखें, जितने भी हमारे सिस्टम्स थे, वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स थे और ये वॉर चला था सिर्फ 4 दिन। और अगला वॉर अगर होगा, अगर समझ लीजिए 15 दिन चलता है, तो हमारे पास वो क्या एम्यूनिशंस बनाने के लिए फुल कैपेसिटी होना ज़रूरी है। और हम एक तरह से जिन जिन कंट्रीज़ के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहती है, उनको वॉर जीतने में टाइम नहीं लगता। वो अपनी सप्लाइज़ को बढ़ा सकते हैं एनी टाइम। तो भारत ने अब जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, एम्यूनिशंस जैसे 105 एमएम, 125 एमएम, 150 एमएम जो बैरल्स है, उन सब के लिए एम्यूनिशन बैरल्स है, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि धीरूभाई अंबानी जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर है, नागपुर में चालू हो रहा है, वो रिलायंस ग्रुप बना रहा है। उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी है राइन मेटल, उनके लिए 155 एमएम कैलिबर शेल्स बनाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। उसके अलावा अदानी एरोस्पेस और बहुत सारी कंपनीज एम्यूनिशन स्पेस में घुसना चाहती है। देश के अंदर पहले क्या होता, आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, उससे एनओसी लेने की जरूरत पड़ती थी। ये रिक्वायरमेंट अभी हटा दिया गया है। भारत सरकार रेगुलेटरी ओवरसाइट रखेगी, पर हर जगह जो इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब हो रहा है कोलैबोरेशन, अब बात हो रहा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, अब बात हो रहा है कि आपको सहायता दी जा रही है, स्टेट आपको ऑर्डर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा जो डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम है, उसको तैयार किया जा रहा है टू मीट ग्लोबल चैलेंजेस, अनफोर्सीन वॉर सिचुएशंस। और अगर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसराइल को अभी बहुत सारे एम्यूनिशंस एक्सपोर्ट भी किए हैं। अ, जी बिल्कुल, लेकिन उमेश जी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट्स और के साथ-साथ उनके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो कैसे हो पाएगा एक साथ? देखिए, कंपनीज कौन सी है, एक तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। ब्रांड टाटा तो एक तरह से नेशनलिस्ट ब्रांड है, ठीक है। महिंद्रा महिंद्राज है, महिंद्राज भी एक तरह से आप समझ लीजिए रेप्यूटेड ब्रांड है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी एरोस्पेस है। सब ये जो जब कंपनीज है, नामचीन कंपनीज है, ये अपना ये एक तरह से होम ग्रोन कॉर्पोरेट्स है और होम ग्रोन प्राइवेट प्लेयर्स को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके कारण दूसरा एक और एक चीज है, गवर्नमेंट इनके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट रखेगी। इनके जो वेपन सिस्टम्स है, उनके क्वालिटी चेक्स होंगे। इनको एक जो प्रोसेस रहेगा, जो डीआरडीओ ने बनाया हुआ प्रोसेस है, इनको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये सेफगार्ड्स होते हैं अमरजीत, से इसमें डरने वाली बात नहीं है। और ये सब कंपनीज़ जब बिड करती है, इनको मालूम है कि गवर्नमेंट के ओवरसाइट्स रहेंगे। ये अपने कंट्रोल सिस्टम्स बैठाने के बाद ही ये ऑर्डर्स के लिए बिड करते हैं। ओके। उमेश जी, अब सवाल ये है कि इतने सारे अपडेट्स और इतना सारा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। क्या ये इन्वेस्टमेंट्स भारत को ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाएगा डिफेंस के क्षेत्र में? देखिए, डोमेस्टिकली अभी 2023 में
we produced only 1.27 lakh crores of domestic equipments. 2024-25 में ये फिगर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। और आप ये देखिए कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स है उसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी कंट्रीज हमसे इंटरेस्ट ले रही है कि आप बताइए आपका ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है हम लेने को तैयार है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो हमने आर्मीनिया को दिया वो लेने को तैयार है। आकाश हमारी मिसाइल्स है और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आया है। ताइवान के एक एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि आपको कंसीडर करना चाहिए कि आप आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लो। देखिए सब जगह इंटरेस्ट आ चुका है, लोगों ने देख लिया है कि इंडियन सिस्टम इफेक्टिव है, कॉस्ट बेनिफिट भी है उसके अंदर, थर्ड उसकी ड्यूरेबिलिटी भी है, विश्वसनीयता भी है और ऑन टारगेट परफॉर्मेंस करता है। सब चीज देख लिया भारत के जो ब्रह्मोस ने नूर खान एयर बेस को टारगेट किया है और वहां पे अमेरिका के रखे हुए जो मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स है वो स्वाहा हो गए थे। उसके बाद आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड ओवर इंडियन मिसाइल्स के अगेंस्ट, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसमें लोगों ने बोला था कि हमने 40 रफाल उड़ा दिए थे और आज ऐसी बात हो रही है कि ताइवान भी रफाल लेने के लिए रेडी हो गया। अब वो बोल रहा है कि हमको अमेरिकन जेट्स नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। जी। आपकी आवाज मुझे आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी उमेश जी। उमेश जी, अब बात ये है कि जो भारत के डिफेंस के नए एक्सपेरिमेंट असली बैटलफील्ड में कितने मजबूत साबित होंगे? क्या हम जो बैटलफील्ड रेडी जो एम्यूनिशन है उनको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? देखिए भारत सरकार बहुत सारे अपने एम्यूनेशंस की डिटेल देती नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमें फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि कितने हम टेक्नोलॉजिकल केपेबल है और जी। आपको ये जवाब जल्दी मिल जाएगा जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होगा। उस समय आप देखेंगे बहुत सारे होम ग्रोन सिस्टम्स को हम निकालेंगे और उस समय जब डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी तो हमें अपनी शक्ति छुपानी नहीं पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। अब देखते हैं कि कितना शक्तिशाली ये प्रदर्शन रहता है। उमेश जी को बड़ा इंतज़ार है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। उमेश जी कहते हैं कि हो जाए ताकि हमें सारे अपने एम्यूनिशन का प्रदर्शन करने का मौका मिले, उनकी परफॉर्मेंस लोगों को एक्सपोर्ट दिखे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना हमारा। आप सोचिए हमारा एम्यूनेशन का एक्सपोर्ट बनेगा, देश के अंदर जॉब जनरेट होगा, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। हमें वी हैव टू थिंक लाइक अ कॉर्पोरेट। आप ये देखिए जी, हमें अपना फायदे से मतलब है, हमें किसी के प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। जो पैसा लेके आता है उसको माल दीजिए, सीधा बात है, वेपन्स दीजिए, दोस्त है तो दीजिए। पाकिस्तान का सपोर्टर है जैसे टर्की है, अजरबैजान है, उनको नहीं देना है। बाकी जो भी न्यूट्रल है और अपना वो लेता है तो उनको अम्यूनिशन देने में कोई नुकसान नहीं है। जी। बिल्कुल, तो ये कई सारे अहम अपडेट्स के साथ हम यहाँ पर आप सबके सामने आए और ध्वनि की बात हमने की और दुर्गा की बात की। कई सारे अहम यहाँ पर अपडेट्स हैं जिस पर उमेश जी ने हमें विस्तृत जानकारी दी।